नमस्कार बच्चों। प्लान तो अपना लाइव आने का ही था, पर थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से लाइव नहीं आ पाए। तो अब रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आप इंटरेस्ट से इसको देखोगे। देखो बेटा, मैं ये गारंटी नहीं देता कि पूरे क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे, लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज बोर्ड में देखने को मिलेंगे। देखो, आप मेरे से इंपॉर्टेंट पूछो तो मैं तो ये कहूंगा कि पूरे नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब दिन बचा है एक, और एक दिन में आप पूरे नोट्स पढ़ नहीं सकते। तो कम से कम ये टॉपिक आप पढ़ के जाओ। ये इसीलिए डाले जा रहे हैं कि आप ये टॉपिक तो कम से कम पढ़ के जाओ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाओ। नोट्स आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन अब टाइम कम बचा है, उस हिसाब से आपको ना ये टॉपिक तो आपको कम से कम देख के ही जाने हैं। अब देखो, पेपर करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब पेपर दोगे तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा पेपर का। तो उसको आप हैंडल करते हुए आपको आराम से देना है, क्योंकि जो आप टेस्टों में लिख रहे हो, आपके प्री बोर्ड वगैरह जो हुए हैं, वैसे ही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। वहाँ कोई नया क्वेश्चन आपको न के बराबर चांस है कि आपको देखने को मिलेगा। वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो आप टेस्टों में कर रहे हो। बस थोड़ी सी दिक्कत उसकी रहेगी कि आप बोर्ड दे रहे हो। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो और कॉन्फिडेंस में नहीं आना। कभी कभी आपको जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे और आपको लगेगा ये अपने को आता है, और कॉन्फिडेंस की वजह से आप गलत करके आ जाओगे। तो हवा में आपको नहीं रहना है, आराम से शांति से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। और दूसरी चीज़, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसको उस समय स्किप कर देना, और फिर जब आप वापस करो तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे, वो याद आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको वो क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो, अपन चैप्टर वाइज अपन बात करेंगे, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उनकी पीडीएफ अगर कि आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ चलो। देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखो, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ, मतलब गाउस के नियम का कथन। तो देखो, गाउस के नियम का कथन आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज के अंदर अपन को डिवाइड करना पड़ेगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। और देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसका मात्रक मतलब यूनिट भी ध्यान रखनी है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसमें ऑप्शन सेम थे, ये दो ऑप्शन सेम थे, बस किसका फर्क था, यूनिट का। तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ, इस नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, मतलब चार्ज वायर वाला। तो इसमें ध्यान रखना है। देखो, कई बार आपको ये होगा कि कुछ डेरिवेशंस आपको आपके दिमाग में से रिमूव हो जाएगी, या कुछ आपको नहीं आती। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे होगी। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। जैसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या लगाना है कि ये क्या है, एप्लीकेशन है गाउस लॉ का। किसका एप्लीकेशन है, गाउस लॉ का। तो गाउस लॉ लगेगा तो स्टार्ट ये यहां से होगा, होल इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से स्टार्ट होगा। और देखो, ये वायर है, वायर के अंदर तीन सरफेस हो जाएंगे, 1 2 और 3। देखो, ये सर्कुलर सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और यहां से एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों एंगल 90 होने की वजह से दो के कारण आएगा नहीं, केवल किसके कारण आएगा, सिलेंड्रिकल के कारण आएगा। तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगी 2k लैम्डा अपॉन आर। ये ध्यान रखना है, क्या आएगी वैल्यू, 2k लैम्डा अपॉन आर। यहां से एक बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये ध्यान रखना आपको कि ई की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू देगा, के की आप जानते ही हो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। ये ध्यान रखना है। और लैम्डा की वैल्यू पूछा था, एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आवश्यक डायग्राम आप बना ही दोगे। तो पहले चैप्टर में मेनली ये दो क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो कि जो आवेश का क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटिनाइजेशन थ्योरम, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, Q इक्वल टू एन ई,
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में से ये जरूरी है, तो ये थोड़ा सा देख जाना। और अगर ये थोड़ा सा आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख जाना, डाइपोल की वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख जाना। बस पहले चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हो, चांस इसी के ज्यादा है, बाकी इंपॉर्टेंट सारे होते हैं तभी आपको लिखवाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर, इसमें ये डाइपोल वाला दे ही दिया, दोनों डाइपोल वाली है, एक्सेस पे और इक्वेटोरियल पे, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर सेकंड पे। चैप्टर नंबर सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं इसी को बोलूंगा, क्या है, कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये धारिता वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब आ जाओ दूसरे चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर पे देखो क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटेंस। क्वेश्चन दूसरा जो है, दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है धारिता, और धारिता भी किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और वो कितनी आई थी आपको याद हो तो वो आई थी C बराबर ε0A/d। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करेगी, तो देखो बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार में ही समझ लो कि आपको ऐसे पूछेगा कि निर्भर करना या डिपेंड, तो डिपेंड के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है उन सभी पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ एरिया है क्या, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। क्या दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है क्या, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। और ये वैक्यूम की है, लेकिन यहाँ मीडियम की भी तो आ सकती है, तो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। देखो इसके तो क्या होगा, प्रपोजनल होगा, और इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रपोजनल होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यदि आपसे ग्राफ पूछे तो ग्राफ के दो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान रख लेना। लगभग आपके 95% ग्राफ वहीं से बन जाएंगे। जैसे कि अगर कि प्रपोजनल का ग्राफ है, कोई भी समानुपाती का ग्राफ पूछ रहा है आपसे, जैसे ई प्रपोजनल जैसे क्यू दे दिया, तो जो ग्राफ बनेगा ई और क्यू के बीच में वो हमेशा सीधी लाइन में बनेगा। कैसा बनेगा, सीधी लाइन में। लेकिन यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे 1/r², तो फिर उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा सीधी रेखा में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आएगा। आ गई बात समझ में। एक और चीज, यदि जैसे यही दे रखा है, तो इसमें अगर कि 1/r के बीच में इधर r ले और इधर e ले, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। लेकिन वो इधर 1/r ले लिया, तो फिर 1/r लेते e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, 1/r, मतलब 1/r के तो क्या है, समानुपाती, तो फिर ग्राफ बनेगा सीधी रेखा। ये ध्यान रखना है। फिर ग्राफ कैसे बनेगा, सीधी रेखा। भाई r के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर तो ग्राफ बनेगा ये वाला। लेकिन 1/r दे दे तो 1/r के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधी रेखा वाला ग्राफ आपका बनेगा। फिर देखो विद्युत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आता है आपके पास आता है V = KQ/R। क्या आता है, V = KQ/R। तो यहां से 2 या 3 बार, अगर कि पिछले 5 साल में देखें तो 2 या 3 बार बोर्ड में पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल। क्या पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी इतना इजी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है कि Q का मान आपको दे रखा है, R का मान आपको दे रखा है। Q मतलब चार्ज, आवेश का मान दे रखा है, डिस्टेंस का मान दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 3 आवेशों के निकाय की, तो 3 आवेश आपको ऐसे बनाने हैं, Q1 Q2 Q3, और इनके कारण जो फाइनल स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी K/Q1 Q2 अपॉन, जैसे इनके बीच की दूरी R12 मानोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से K/Q1 Q3, इसके नीचे R13 आ जाएगा, और प्लस K/Q2 Q3 R23 आ जाएगा। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। अब देखो संधारित्रों के जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है उसका चांस कम है, लेकिन वहां से न्यूमेरिकल का कंफर्म चांस है। और न्यूमेरिकल भी देखो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ऐसे वाला न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक बार इसको देख लो, इसको आप
ढंग से देख लो। देखो इसमें क्या करना है, देखो पहले इसको सोल्व करो। ये दोनों किसमें है, किसमें है, श्रेणी में, सीरीज में है, तो सीरीज में हो जाएगा 1/14 प्लस 1/14, तो ये हो जाएगा 2/14, तो ये हो जाएगा 1/20, और उल्टा करोगे तो ये 1/c के इक्वल चलेगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 20। तो इन दोनों को मिला के जो नया कैपेसिटर बन रहा है आपका, वो क्या बनेगा, इधर बन रहा है 20 का। फिर आगे आ जाओ, ये दोनों पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 40, और फिर ये 40 दोनों 40 के हो गए, तो 40 और 40 दोनों जब 40 की सीरीज में आ जाते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, तो फिर इन दोनों का अभी निकाले थे अपन, कितना आएगा 20, तो फिर कितना आ जाएगा 20, तो ऊपर वाला भी 20, ये पैरेलल में, पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, सीपी बराबर 1/C1 प्लस C2, तो 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40। ऐसा एक क्वेश्चन कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा। एक बार वापस समझा देता हूं, देख लो इसको, एक बार वापस समझा देता हूं मैं आपको। देखो ये दोनों किसमें है, किसमें है, सीरीज में। सीरीज का अगर कि आपको याद हो तो मैंने लिखवा रखा है C/N, तो देखो C का मान कितना है 40, 40, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 2, तो यहां से कितना निकल के आएगा 20। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। CP क्या होता है, NC होता है, N का मान कितना है 2, C का मान कितना है 20, कितना हो गया 40 हो गया, इन दोनों के मिला के 40। अब ये 40 और ये 40 किस में है, सीरीज में, तो सीरीज वाला वही फॉर्मूला C/N, तो C कितना है 40 और N कितना है, एक तो यहाँ 40 और एक यहाँ 40, कितना हो जाएगा 2, तो क्या कितना आ जाएगा 20। अब ऊपर वाले से 20 है और ये नीचे वाला दोनों मिला के कितने हैं 20, तो वापस किसमें पैरेलल में, और पैरेलल में कितना होता है NC, N का मान कितना है 2, C का मान कितना है, C का मान है 20, तो कितना आ जाएगा टोटल 40। आ गई बात समझ में। अब ये देखो, ये तो सीधा सीधा ही है कि 6 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर है जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में CP, और CP क्या होता है NC, N का मान कितना है, कितने कैपेसिटर दे रखे हैं 3 का मतलब 3 इंटू C की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफेरेड। कोई दिक्कत है। अब आ जाओ थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं एक बार। किरचॉफ के दोनों बहुत रूल जो है किरचॉफ्स लॉ, वो दोनों ही क्या है जरूरी है। जो फर्स्ट है जिसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, वो तो चार्ज कंजर्वेशन पे कार्य करता है, किस पे करता है चार्ज पे, और जो सेकंड वाला है वो किस पे करता है एनर्जी पर। ये भी 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये तो किस पे करता है, पहले वाला तो किस पे करता है चार्ज पे, और दूसरा वाला किस पे करता है एनर्जी पर। और ध्यान रखना कि इसमें जंक्शन वाले में जंक्शन पर करंट क्या होगा 0, मतलब धारा कितनी होगी 0, और सेकंड लो लूप वाले में जो आपकी वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या होगी 0। टोटल लूप के अंदर टोटल वोल्टेज क्या होगी 0, ये ध्यान रखना। ओम के नियम के अनुसार ग्राफ आपको पता है V समानुपाती क्या होगा I, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्राफ कैसी रेखा में बनेगा, सीधी रेखा में। फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब VD का फॉर्मूला याद रखना E/τ/m। क्या याद रखना है, VD बराबर E/τ/m, और इसका रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है जो करंट के साथ है, वो क्या होता है NEA/VD। क्या होता है NEA/VD, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा VD। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा VD, मतलब धारा बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मान में भी क्या होगी वृद्धि होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आगे आ जाओ। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी और शॉर्ट में बता रहा हूं, आप एक बार नोट्सों को खोल लेना, उस हिसाब से आपको रिवीजन करना है, इन क्वेश्चनों को देखना ही देखना है। आप अपने नोट्स सामने रख लो और उस टॉपिक जो भी टॉपिक आ जाए उसको नोट्सों में से पढ़ो, वीडियो को रोक के नोट्सों में से पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। मैं लाइव इसीलिए नहीं डाल रहा था, मेरा पहले प्लान लाइव का ही था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि रोक रोक के कैसे देखेंगे, तो रोक रोक के देखने के लिए फिर रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी। देखो ओम का नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा I, और इसकी कोई दो सीमाएं ध्यान रखना कि टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है, क्या ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो ये काम नहीं करता। और एक जो अनओमीय डिवाइसेज है, अनओमीय डिवाइसेज का भी ध्यान रखना कौन कौन सी है, जैसे आपका डायोड, क्या होता है डायोड, ट्रांजिस्टर, कौन कौन सी है डायोड ट्रांजिस्टर, ये सब कौन सी है अनओमीय। जैसे
दिष्टकारी वगैरह ये सब क्या है, अनहोमी। ताप वृद्धि पर चालकों की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, तो ध्यान रखना कि प्रतिरोधकता क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण। किसके कारण होता है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अगर कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, कोलिजन भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, उससे उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टक्करे भी क्या करेंगे, वो ज्यादा करेंगे। व्हीट स्टोन की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर पर विभव कितना होता है, तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर से जो IG होती है वो कितनी होती है, 0, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। और इसकी जो कंडीशन है संतुलन की अवस्था में वो क्या होती है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। और व्हीट स्टोन सेतु को तो आप लगा ही लो, इंपॉर्टेंट, लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ये कंटिन्यू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फिर आ जाओ धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, J बराबर I अपॉन ए। क्या होती है, J बराबर I अपॉन ए। तो देखो एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशन कोई भी चीज है, डेफिनेशन 2-3 टाइप से अपन किसी भी चीज की डेफिनेशन 2-3 टाइप से दे सकते हैं। जैसे आपको यही दे दिया J बराबर I अपॉन ए, तो फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि करंट और एरिया, करंट और एरिया का जो रेशियो है वो क्या होता है, या दूसरा आपसे पूछ सकता है कि यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे पूछे, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें वो बोले उनको एक बार नोट कर लो कि उसने जैसे बोला करंट और एरिया, दो चीजें बोलेगा तो आपको पता है करंट और एरिया से क्या बनता है, जे बनता है। जे क्या है, करंट डेंसिटी। और इसकी यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इस एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चलो आगे आ जाओ। ये तीनों चीजें आपको डेफिनेशन से, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की टर्मिनल वोल्टा, ये सेल इक्वेशन से आ जाएगी, तीनों का रिलेशन वगैरह। तो सेल समीकरण आप एक बार देख लेना, सेल इक्वेशन। आगे बात समझ में। अब ये देखो, ऑन विच प्रिंसिपल मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज वैसे हट गया है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही कार्य करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। और मैंने पहले बता दिया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल ऐसा ही पूछ ले इसमें से, तो न्यूमेरिकल का आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा कि देखो जंक्शन पॉइंट पे इधर से 5 आ रही है और 2 आ रही है, कितनी टोटल कितनी आई, 7, 7 से 4 वापस चली गई तो कितनी बची, 3। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। आप ये देख लेना, आ रही कितनी है, जा रही कितनी है, बाकी बच रही है वो आगे जा रही है। अब आ जाओ चौथा चैप्टर। देखो तीसरे चैप्टर में एक क्वेश्चन हो सकता है रेजिस्टेंस में से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लो कि जो सेलों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उसमें भी सीरीज वाला ध्यान रखना। कौन सा ध्यान रखना है, सीरीज वाला। सेलों के कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आप ऐड कर लो इसमें। फिर आ जाओ आप चौथे चैप्टर की तरफ, है ना। चौथे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मैंने आपको पहले ही, जैसे मैंने बार बार आपको टेस्टों में दिया है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो रूपांतरण है किसमें, एमीटर में और वोल्ट मीटर में, ये ध्यान रखना है। किस किस में, एमीटर में और वोल्ट मीटर में। ये जो कन्वर्ट होता है वो ध्यान रखना है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर की आइडियल की बात करें, आदर्श की बात करें तो कितना होता है, 0। और वोल्ट मीटर का ध्यान रखना कितना होगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। इसलिए इसको किस में जोड़ते हैं, समांतर में, पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। और इसको किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, है ना। इनको जोड़ते किस में, वो बात कर रहा हूं। एमीटर को किस में जोड़ते हैं, एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस किस में जोड़ेंगे, वो ध्यान रखना, समांतर में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। किसको, रेजिस्टेंस को। वो भी रेजिस्टेंस कैसा जोड़ेंगे, अल्प, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में। लेकिन खुद एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। जबकि वोल्ट मीटर में क्या रखोगे कि हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, हाई रेजिस्टेंस। और वो भी किसमें जोड़ोगे, सीरीज में। हाई रेजिस्टेंस किसमें जुड़ेगा, सीरीज में। जबकि खुद वोल्ट मीटर किसमें जुड़ता है, पैरेलल में, समांतर में जुड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, ये मोस्ट 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 डाल दो इसको, तो
इसके बहुत ज्यादा चांस है। तो इसका यही है कि एसआई यूनिट एम्पियर की, एक एम्पियर की कौन सी एसआई परिभाषा, और वो कौन से आती है, दो वायर से आती है। कौन से, दो पैरेलल वायर्स होते हैं ना, उनसे आती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये दोनों वायर हैं, ये दोनों अगर ये करंट सेम है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि अपन दिमाग यहां लगा जाएंगे कि दोनों में डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो सेम में क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन यहां क्या है, करंट है, करंट में ध्यान रखना, करंट अगर की सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और अगर की अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा, रिपल्सन। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बाकी हर जगह वही रूल लागू होता है, लेकिन यहाँ जब मैंने आपको पढ़ाया था तब समझाया था कि कारण क्या है। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। चलो और आप ध्यान रखो, तो बायोसावर्ट के लो से जो एक्सेस पे हैं वही कुंडली वाला कितना आता है, म्यू नॉट आई ए अपॉन, यहां पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जो फाइनल आता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, एम्पियर्स लो आप जानते ही हो, क्या याद रखोगे, एम्पियर्स लो में बी डी एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई, ये ध्यान रखना है, बी डॉट डी एल, ये ध्यान रखना है। और इसी की सहायता से सोलेनोइड के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में एक चीज आप याद रखोगे कि सोलेनोइड के कारण कितना आता है, बी बराबर क्या आता है, म्यू नॉट एन आई, क्या आएगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये ध्यान रखना है। सोलेनाइड का अगर के आप यूज करो तो सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हो, किस में यूज करोगे, सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, किस में काम में आएगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। और एक और आप ऐड करो तो विद्युत चुंबक बनाने में काम में आती है, किस में काम में आती है, विद्युत चुंबक बनाने में, ये ध्यान रखना आप। देखो सारे क्वेश्चन आपको वहां करवा रखे हैं नोट्सों में, तो नोट्स आपको खोल रखने, क्योंकि अब डिटेल में मैं करवा नहीं सकता, इतना टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। भाई मेरे पास तो है, लेकिन तुम्हारे पास एक ही दिन बचा है, तो एक दिन में मैं इतना नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको नोट्स साथ के साथ देखते रहना है, ये इतना सा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रत्येक को डिटेल में डेरिवेशन आपको करवा के ड्राइव करके बता दूं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। एम्पियर का भी गणितीय रूप मैंने लिखवाई दिया था, और ये आवर्तकाल ध्यान रखना है, चूड़ी अंतराल वाला ध्यान रखना, पिच डिफरेंस एक्स पूछ रहा है इसमें। और इसमें देखो दो क्वेश्चन पूछता है कि यदि वो थीटा एंगल पे जाएगा तो उसका जो पाथ है वो कैसा होगा। तो थीटा एंगल पे जाए तो पाथ होगा ऐसे सर्पिलाकार, और अगर कि 90 डिग्री पे जाए तो फिर होगा सर्कुलर, सर्कुलर मतलब ऐसे गोल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थीटा एंगल पे जा रहा है सर्पिलाकार, और अगर कि 90 डिग्री पे जा रहा है तो फिर कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूड़ी अंतराल क्या आएगा, 2πr/tan थीटा, ये ध्यान रखना। फिर आ जाओ, ये एम्पियर के नियम में आ जाते हैं, उसके यूजेज में ही वो जो वायर वाला है वो आप कर सकते हो, म्यू नॉट I/2π डी, ये इसका आंसर आएगा, जो वायर है ना उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का। एम्पियर का नियम लगा के आप कर सकते हो, डेरिवेशन आपके पास है ही, तो आप एक बार करके देख लेना, मेरे कहने से एक बार आप नोट्स खोल के देख लो, आपको आसानी से मिल जाएगा। प्लीज़ नोट्स खोल के आप देखते रहो, क्योंकि पूरी डेरिवेशन में नहीं करवा सकता, लेकिन आप साथ के साथ करोगे तो ये वीडियो खत्म होगा तब तक लगभग आपके 56 में से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग 40 क्वेश्चन आपको, 40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर कि आप पूरा देखोगे तो। चलो आ जाओ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, रिपल होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, रिपल होंगे। और इसके एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना, AU AG बिस्मिथ, ये सब क्या है, H2O, ये सब इसके हैं। स्थाई, स्थाई के लिए बस आपको यही ध्यान रखना है, स्थाई मतलब परमानेंट, परमानेंट के लिए आपको याद रखना है जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उनका, कौन सा ध्यान रखना है,
फेरोमैग्नेट है ना उनका, और फेरोमैग्नेटम में कौन से आते हैं, निकल, कोबाल्ट, एफी। तो इनके जो भी गुण है कि इनकी जो एक्सा एम है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। म्यू आर भी इनका क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लगभग 1000 के आसपास होता है। तो ये दो ध्यान रखना। चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम, ये गाउस का नियम आपको थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखना है कि देखो मोनोपोल होता नहीं है कि प्लस एम और माइनस एम दोनों एक साथ रहेंगे, तो टोटल चार्ज अगर कि अपन देखें मैग्नेटिक चार्ज तो क्या रहेगा, जीरो। तो अगर कि अपन इसको देखते हैं बी डॉट डी एस को, तो सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा एम आएगा। सिग्मा एम क्या हो रहा है, जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो, ये ध्यान रखना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो रहा था, ई डॉट डी एस बराबर क्या हो रहा था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि चुंबक के लिए क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है, ये ध्यान रखना आप। अब इनमें से छांटना है कौन से, अनुचुंबकीय। तो ये ध्यान रखना, अनुचुंबकीय में आप लास्ट में ईएम देख लेना, ईएम का ज्यादा रहता है मैटर। तो ये सोडियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ईएम देख लो, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। ठीक है, बिस्मित अभी बता ही दिया मैंने कहा होंगे, उसमें होंगे कॉपर ये वगैरह उसमें हो जाए। चुंबकीय सस्केपिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये आपको नोट्सों में मैंने एक डेफिनेशन लिखवा रखी है, वो देख लेना आप। चुंबकीय द्विध्रुव के छोटे धारावाही लूप, धारावाही लूप तो यहां से आप कंपेयर करके देखना पड़ेगा आपको। कंपेयर कैसे करोगे, देखो हिंद उसमें आपको मैंने लिखवा रखा है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और चुंबक के लिए जो होगा भाई ये ई कर लो, तो चुंबक के लिए होता है वो क्या होता है, एम बी साइन थीटा, या फिर इसको आप लिख सकते हो बिना साइन थीटा, लिख सकते हो। तो देखो कंपेयर करोगे तो जो कैपिटल एम है उसकी जगह आएगा आई एन ए, तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा बेटा, आई एन ए। आई क्या है, करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है यानी फेरों की संख्या है, और ए क्या है, उसका एरिया है। चुंबकीय बल रेखाएं हो या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये किसको शो करती है, डायरेक्शन यानी दिशा को शो करती है। और यदि इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन होगी, और दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, जबकि अगर इंटरसेक्ट करती है तो फिर कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। आवाज जाओ बेटा। देखो ये जो संबंध है सारे वो एक जगह एक ही डेरिवेशन से हो रखे हैं, वो आप देख लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चार गुण, विद्युत बल रेखाओं की देख लो चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की देख लो, दोनों का एक ही जगह होगा। फिर 10वां क्वेश्चन है किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, तो ये वही डेरिवेशन है, दोनों की एक साथ हो रही है। उन अनुचुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट क्यों हो जाता है। देखो क्यूरी का जो नियम है वो ये बोलता है कि पीटने पर या गर्म करने पर इनकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, इनके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर आ जाओ छठे चैप्टर में, लेंज के किस नियम द्वारा किस संरक्षण, देखो लेंज के नियम में आपको टॉपिक ऐसे लिखवा रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन बाय लेंज लो, तो किसका कंजर्वेशन किया जाएगा, ऊर्जा का। आगे बात समझ में। और ऊर्जा कंजर्वेशन कैसे करता है ये, कि जब भी अपन नॉर्थ पोल इसके समीप लाएंगे तो ये भी नॉर्थ बन जाएगी, और इसके समीप अगर आप साउथ लाओगे तो ये भी क्या बन जाएगी, साउथ बन जाएगी। और साउथ बन जाएगी तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन के अपोजिट आपको वर्क करना पड़ेगा। और यदि नॉर्थ को आप दूर लेके जाते हो, किसको दूर लेके जा रहे हो बेटा, नॉर्थ को, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, साउथ की तरह, तो फिर अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन के अपोज में आपको लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वो वर्क ही किस में फॉर्म में चेंज हो रहा है, ईएमएफ की फॉर्म में चेंज हो रहा है। देखो स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक, मात्रक दो चीजों से आप निकाल सकते हो, ध्यान रखना कि देखो L बराबर होता है फाई अपॉन आई, L बराबर क्या होता है, फाई अपॉन आई। तो एक तो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर, ध्यान रखना। फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का आप याद रखो विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स का इनटू ए, इसका होता है न्यूटन बटे कूलम, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका ये हो जाएगा, किसका, विद्युत क्षेत्र का तो ये हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का तो ये हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का तो क्या हो गया, ये हो गया। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर, या फिर आप उसको बोल सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी आप देखोगे तो बी डॉट ए होगा, तो बी का क्या होता है टेस्ला, और ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो आपसे इसका पूछे एल का, तो एल का एक तो याद रखना क्या होता है, हेनरी, ये ध्यान रखना क्या होता है, हेनरी। एक तो क्या होगा, हेनरी, और एक क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर, वो वेबर अपॉन एम्पियर। ये दोनों मात्रक आपको याद रखना है। फिर है स्व प्रेरित
स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? देखो पहले तो जड़त्व या इनर्शिया का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है, अपनी स्टेट में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। जबकि आपने पढ़ा होगा स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है कि ये उन कारणों का विरोध करता है जिनके कारण क्या होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। तो वही कारण है, ये धारा परिवर्तन का क्या करता है, अपोज करता है। वही है अन्योन्य प्रेरण की आपको क्या लिखेंगे, विमा। तो अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, आपको क्या करना है, दोनों का ये यूनिट है और इससे आपको क्या करनी है, डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस निकालना भी लास्ट में टाइम बचा तो मैं आपको सिखा दूंगा। देखो ये धारा स्थापित करने में एनर्जी स्टोर इन सेल्फ मैग्नेटिक कोयल आई एंड एल, तो आपको पता है जो एनर्जी है वो कितनी आती है, 1/2 Li²। ये ध्यान रखना कितनी होती है, U = 1/2 Li²। ठीक है। देखो क्वेश्चन छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो आराम से अगर ये आप चाहोगे तो हो जाएगा। अब देखो लेंथ दे रखी है एल बी और वी के अंदर, तो आपको पता है क्या होता है, E = VL/V। ये ध्यान रखना क्या होता आएगा, E = VL/V। तो देखो आपको एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, आपको हर डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और एक लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि अब पूरी तो आप देख नहीं सकते, तो स्टार्टिंग और लास्ट का पॉइंट देख लेना, और अगर के बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सूत्र वगैरह, वो देख लेना, उनको रखते हैं आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। और नहीं भी पहुंचोगे तो भी लगभग आप करके आ जाओगे, उससे आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, लास्ट कहाँ पे कर रहे हो, ये दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। बीच में तो आप कुछ भी लिख दोगे चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपको डेरिवेशन नहीं आती, जो आती है वो तो आती है, जो नहीं आती उसमें ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है। और जो लास्ट पॉइंट है उसको बॉक्स में बंद करना है, लास्ट पॉइंट को क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। फिर आ जाओ फेराडे के नियम और लेंज के नियम। तो फेराडे ने भी दो दिए थे, कितने नियम दिए थे, दो। तो एक तो क्या बताता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो चेंज इन फ्लक्स के क्या होगी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो E = d∅dt, और नंबर ऑफ टर्न n है तो n d∅/dt। ये लेंज का क्या है, उसका फेराडे का नियम है, और लेंज ने भी यही नियम बता दिया था। बस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लेंज ये बोलता है कि ये उन सब रीजन का क्या करती है, अपोज करती है, जिनके कारण ये क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब ईएमएफ और जो करंट है जो इंड्यूस हो रही है वो क्या करती है, अपोज करती है उन सभी रीजन्स का जिनके कारण ये क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि किन कारणों से जनरेट होती है, तो आपको पता है कि फ्लक्स में चेंज की वजह से हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए और एन फेरे हैं, तो एन बी डॉट ए और डॉट को हटाते हो तो कोस थीटा। इन चीजों पे नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल, किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना। ये भी डेरिवेशन है जो म्यूचुअल इंडक्शन आपको करवा रखी है। एसी जनरेटर, अब आपके एसी जनरेटर का आप ध्यान रखो तो आपको याद हो तो मैंने आपको करवा रखी है NBA sin ओमेगा टी, ये ध्यान रखना। और इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो आप जानते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एक। तो ई का जो मैक्सिमम मान है वो क्या होगा, NBA जो रेक्टेंगुलर कोयल है उसके द्वारा मैंने आपको एसी जनरेटर पूरा करवा रखा है। तो ये आप नोट्स खोल के आप इनको देखते रहो। अब देखो यहाँ से कन्फर्म है कि एक आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और हो सकता है ऐसा ही पूछ ले, तो ये मैं आपको साइड में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा गया है, तो ये आप देख लेना। एक तो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एक ये वाला बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको आप एक बार देख लो, साइड में करवा देता हूँ मैं। देखो आपको V = क्या दे रखा है, V = दे रखा है 50 sin 314t वोल्ट है, तो वोल्ट इसकी यूनिट है। और आइए आपको दे रखा है 10 sin 14t + π/4। देखो अगर कि आपको मैं v का फॉर्मूला लिखूं तो मैंने आपको लिखा रखा है Vm sin ओमेगा टी, और I का लिखा रखा है Im sin ओमेगा टी। यदि आप कंपेरिजन ओमेगा टी + 5, तो यदि आप कंपेरिजन करो तो Vm की जगह कितना दे रखा है 50, तो Vm की वैल्यू कितनी आ रही है 50, Im की वैल्यू कितनी आ रही है 10। फिर आप देखो
तो टी की जगह तो टी है ही, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 314, और फाई की वैल्यू कितनी आ रही है π/4। अब आपसे जो भी पूछे वो आप आराम से कर सकते हो। देखो वाटहीन धारा पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा का मतलब होता है कि जिसके अंदर शक्ति सही का मान क्या हो, 0 हो, शक्ति सही का मान क्या हो, 0 हो। तो वो आपको ध्यान रखनी है। वी आर, वाटहीन जो धारा है वो जाएगी IRMS और साइन फाई, ये ध्यान रखना। तो IRMS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IM/√2। IM का मान कितना दे रखा है, IM का मान आपको 10 दे रखा है, तो 10/√2 और साइन π/4 आपको रखना है। साइन π/4 मतलब 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा ये, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, 10/2 आ जाएगा, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि जो वाटहीन धारा है वो ध्यान रखना आपको क्या होती है। वाटहीन धारा IRMS साइन फाई है ना, और IRMS अगर क्या आप निकालना चाहो तो IRMS बराबर होगा IM/√2, और ये फाई की वैल्यू 45 दे ही रखी है, तो 45 मतलब 1/√2, तो √2 से 2 हो जाएगा, और IM की वैल्यू 5 दे रखी है। जैसे आपको VRMS पूछता है तो वो क्या होगा बेटा, VM/√2, तो VM/√2 आप करोगे तो VM की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 50/√2 करोगे तो ये आपकी दोनों क्वेश्चन हो गए। और भी कुछ पूछे जैसे पावर फैक्टर पूछे कोस फाई, तो कोस फाई मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कोस π/4, कोस π/4 मतलब वही 1/√2। कुछ भी पूछे इनमें से सारे आपको फॉर्मूले, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, और एफ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा/2π, और ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ये आप कर लेना सोल्व इसको। देखो ये ऊंचाई इसको कर रहा है, देखो आपको क्या क्या दे रखी है, दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा है आपको ईपी, और एक आपको क्या दे रखा है ईएस। ये बोल रहा है सेकेंडरी में, मतलब एनएस का मान दे रखा है कितना 1000, और आपसे क्या पूछ रहा है एनपी। तो आपको पता है EP/ES बराबर NP/NS, सबकी वैल्यू दे रखा है, एनपी पूछ रहा है तो एनएस को गुणा कर देना और ईएस का क्या कर देना उसमें डिवाइड कर देना, आपके पास सीधा सा सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे ये उस चैप्टर में से है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2-3 बार कम से कम पूछा गया है, तो एक बार इसको देख लो। आपको ध्यान रखना है इसमें आपको पूछ रहा है एल पूछ रहा है, एल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना E बराबर -DI/dt, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो E की वैल्यू तो देखो कितनी दे रखी है आपको 200, तो इसमें पुट कर देना आप, अब देखो बेटा आपको E की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 200, फिर माइनस DI मतलब करंट के अंदर कितना चेंज हो रहा है, तो आपको पता है 5 से कितनी हो गई 1, तो मतलब -4 कमी हुई है ना, इसलिए -4 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, 40 से आप काटोगे ये कट गया, और ये कितनी बार में कट गया 5 बार में, और इसकी यूनिट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या होगी हेनरी। कोई दिक्कत, तो ये वैसे 5 उसमें से चैप्टर में से हैं छठे चैप्टर में से, लेकिन ये 7वें में डाल दिए, पर कोई बात नहीं, पर जरूरी चीज़ है। न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जा सकता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा मोस्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आप कर लेना एग्जामिनेशन आइडिया में से। अब ये बता ही रखा है मैंने, शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई अगर की प्योर है तो देखो इसमें कितना होता है π/2, और इसके लिए याद ही रख लेना आप 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अनुनादी के लिए कोस फाई का मान कितना होता है 1, क्योंकि वहां होगा R/, जैसे Z/R होगा तो Z और R वहां पे बराबर हो जाता है, कट के कितना आ जाता है 1 आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो अनुनादी के लिए तो याद रखना है कितना होता है 1, और बाकी धारतीय में π/2 होगा तो π/2 कोस π/2 का मान कितना होता है 0। देखो 3 सर्किट होते हैं, अगर ये प्योर सर्किट देखें तो 3 होते हैं, कौन कौन सा, एक तो रेजिस्टेंस वाला, एक
कोयल वाला और कैपेसिटर वाला। तो रेजिस्टेंस वाले में भी फाई का मान होता है वो कितना होता है 0, तो कोस फाई का मान कितना होगा 1। प्रेरक वाले में पाई बाई 2 होता है तो कोस पाई बाई 2 का मान क्या होगा 0। और इसमें भी कितना होता है पाई बाई 2 होता है तो इसमें भी क्या होगा 0। इन तीनों में तो इन दोनों में क्या होंगे 0। और अगर कि आप रेजोनेंस सर्किट की बात करो तो रेजोनेंस वाले में बी क्या होगा 1 होगा, ये ध्यान रखना है भाई। इन दो में तो 1 होगा और इन दो में क्या होगा 0 होगा शक्ति गुणांक का मान। ये आपसे प्योर इंडक्टेंस वाला पूछ रहा है, तो प्योर इंडक्टेंस वाला आपको करवा रखा है। वो दोनों चीजें मैंने आपको नोट्सों में करवा रखी है, एक बार देख लो आप। ट्रांसफॉर्मर ढंग से करवा रखा है और इसमें ऊर्जाहास, ऊर्जाहास मैंने बता रखे हैं तीन प्रकार से होंगे। एक तो भंवर धारा एडी करंट की वजह से होगा, एक से तिल्य हानि होगी हाई हिस्टैरिसीस लॉस, एक ताम्र हानि होगी। तो भंवर धाराएं तो जब भी आपकी कोई भी मेटल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो जो करंट जनरेट होगी उनके कारण। और से तुल्य मतलब जितनी भी एनर्जी अपन मैग्नेटाइज करने के दौरान देते हैं वो डीमैग्नेटाइज के दौरान अपने को मिलती नहीं है, मतलब जितना अपन एफर्ट लगा रहे उतना अपने को वापस नहीं मिले तो एनर्जी का लॉस ही हुआ। तो एनर्जी का लॉस वो क्या हो गया, ये हो गया ताम्रहानि। ताम्रहानि का मतलब ये हो गया कि कुंडलियां किसकी बनी हुई थी तांबे की, अब तांबे का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध की वजह से जो एनर्जी का लॉस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे ताम्रहानि। और उसके लिए आप कुंडलियों को क्या करते हो पटलित बनाते हो। ये मैंने एलसीआर सर्किट का जो रेजोनेंस वाला है वो मैंने आपको रेजोनेंस सर्किट करवाई दिया है, आप नोट्सों में से देखोगे। ये शक्ति भी मैंने आपको करवा रखी है, एक बार आप देख लेना। शक्ति जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी आपके पास IRMS कोस फाई, ये ध्यान रखना आपको, ये आएगी फाइनल ये आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, डेरिवेशन मैंने आपको नोट्सों में करवा रखी है, प्लीज़ एक बार नोट्स देख लो। अब आ जाओ, इसमें तो आपको लगभग फिक्स सा क्वेश्चन है। देखो फिक्स सा क्वेश्चन क्या है कि एक तो आपको वेव के बारे में पूछेगा, और वेव के बारे में क्या पूछेगा, या तो उसके यूज देके उसका नाम पूछेगा, या फिर वो उस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है या प्रोड्यूस कैसे हो रही है उसके मेथड को देके आपको वेव पूछेगा, या वेव देके उसका यूज पूछेगा। तो ये आपके 7 टाइप की वेव्स होती है, उनको आप एक बार देख लेना। दो चीज़ें ही देखनी है आपको, एक तो उसका यूज देख लेना, एक वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है। उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म है देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर कि न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आता है E=B और C। तो E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, C क्या है लाइट की वेलोसिटी है जो कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। एक और इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये होता है √μ0ε0 सी बराबर ये होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसमें पूछता क्या है, या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा E/C, मतलब C का भाग देना है। और अगर कि आपको बी दे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो उसको सी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा आपको पूछेगा। और अगर ये इनके बीच में एंगल देखे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में तो परपेंडिकुलर रहते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये वही है लगभग, आप देख लेना कौन कौन सी, जैसे ओजोन परत से कौन सी अवशोषित हो रही है यूवी रेज, कौन कहाँ उत्पन्न हो रही है, तो ये थोड़ा सा देखने वाला है। डिस्प्लेसमेंट करंट, चलो यहाँ से देखते हैं। 4 अभिलक्षण, 4 से ही ज़्यादा ही लिखवा रखे हैं, आप एक बार देख लेना। मैक्सवेल के चारों समीकरण आपको 4 नियम पहले से ही पढ़े हुए हो। दो तो गाउस के हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अभी फेराडे का बताया था और एम्पियर का बताया ही था, तो ये ध्यान रखना। फेराडे दो तो गाउस के, एक फेराडे का और एक एम्पियर का, ये चारों नियम ही आपको वापस लिखने हैं। विस्थापन धारा जो एक्स्ट्रा धारा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज की वजह से जो जनरेट होती है वो क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो एम्पियर मैक्सवेल का जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एम्पियर वाला लो है। और ये पूछ रहा है ई बी के मध्य जो कोण है, कोणों का मतलब फेज डिफरेंस क्या है, तो कितना है 90 है, कितना है 90 है। इसमें से तो लगभग ये फिक्स क्वेश्चन है, आप देख लेना।
अब आ जाओ, इसमें से फिक्स है कि एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको, जो 9वां चैप्टर है कन्फर्म है। 9वें में जितने भी न्यूमेरिकल एक बार देख लेना, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है जिनके आने की संभावना है वो मैंने ले लिए हैं, फिर भी आप देख लेना एक बार, जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे एक बार देख लेना आप। तो आ जाओ, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि वायु में फोकस दूरी ये है, तो जल में डुबो देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो आपको पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, n-1 या n2/n1 1/r1 -1/r2। तो एक बार वो किसकी बात कर रहा है, वायु की मतलब वैक्यूम मान सकते हैं। तो वैक्यूम में जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 25 है। और ये n1 तो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगी, तो एयर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और n2 क्या है, वो ग्लास है। ग्लास कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस, ग्लास 3/2 है, 3/2 -1 1/r1 -1/r2। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो 1/25, और यहाँ से आ गया 1/2, ये हो गया 1/r1 -1/r2। बस यहाँ से 1/r1 R2 की वैल्यू रख लेना। बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, n1 n1 की जगह तो क्या आ रहा है, n2 की जगह तो ग्लास है ही, और n1 की जगह आप क्या लिख दोगे, जो वाटर है, वाटर का कहाँ पे है, ये रहा। बस n1 की जगह आपको क्या रखना है, 4/3 रखना है, और 1/r1 R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2/25, ये वैल्यू आ गई। ये पुट कर देना वापस इसी फॉर्मूले में। बस इस फॉर्मूले में इसकी जगह तो क्या रखना है, 2 ये रखना है, n2 की जगह क्या रखना है जो ग्लास का है, n1 की जगह क्या रखना है, 4/3। इसको सोल्व कर लेना, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता आ जाए। एक क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये होता है कॉम्बिनेशन में कि 1/f1 + 1/f2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो होता अवतल, अवतल शब्द कहीं भी आ जाए, चाहे वो लेंस के साथ आए, चाहे दर्पण के साथ आए, मिरर के साथ आए, तो अवतल, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और उत्तल चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, मिरर हो या लेंस हो, दोनों की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो, ये आपसे क्या पूछ रहा है, संयोजन की शक्ति पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/f को आप पी लिख सकते हो, 1/f1। f1 कितना है, उत्तल और अवतल दो दे रखे हैं, तो उत्तल की कितनी लेनी पड़ेगी आपको, +25, और इसकी लेनी पड़ेगी -1/20। तो आप इसको निकालोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 20 और 25 का 100 ले लो। कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा -1/100। एलसीएम में मीटर में चेंज करोगे तो -1 आ जाएगी, -1 डायोप्टर। तो देखो माइनस में आ रही है, मतलब आपका जो लेंस बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। ये ध्यान रखना। भाई 1/100, पी का मान क्या आ रहा है, 1/100। इसको 100 मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी, मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ करने मतलब डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दूरबीन की आवर्धन क्षमता, मतलब टेलीस्कोप वाली जो आवर्धन क्षमता है, वो ध्यान रखना आपको क्या होती है, m बराबर F/O/F/E, और L बराबर क्या होता है, F/O+F/E। तो यहाँ दोनों इक्वेशन में से आपको आंसर मिलेंगे। ये दोनों इक्वेशन याद कर लो, अगर ये टेलीस्कोप का आ जाता है तो ये छोड़ना ही मत, क्योंकि इन दोनों में से लगेगा। जैसे आपको F और F में से एक का वैल्यू देगा, एक का देगा या एम का देगा, तो वहां से एफ ओ निकाल के लेंथ देगा, या तो एफ और एफ ही दोनों दे देगा, या लेंथ दे देगा और एफ ओ दे देगा, तो एफ ही निकाल लेना और फिर एम निकाल लेना। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तो एफ ओ प्लस एफ ही दे रखा है। तो आपको एक तो आवर्धन दे रखा है, चलो मैं इसको यहीं करवा देता हूँ थोड़ा सा। क्या हो जाएगी, देखो एम बराबर क्या होगा, -F/O/F ही। तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है 9, 9 बराबर F/O/F/E। मतलब आप अगर कि एफ ओ की बात करो तो माइनस का 9 एफ ई,
लेकिन वहां रखोगे तो आपको पॉजिटिव, तो लेंथ कितनी दे रखी है 100 इक्वल टू एफ ओ की जगह तो आप क्या लिख सकते हो 9 FE, प्लस में रखनी पड़ेगी क्योंकि मोड लगा हुआ है, और FE तो कितना हो जाएगा 10 FE। तो यहाँ से FE की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 100 में से 10 FE है तो FO ऑटोमेटिक कितनी बच गई 19। फिर ये डेरिवेशन मैंने आपको नोट्सों में करवा रखी है, एक बार नोट्स खोल के आप देखो, अभी देख लेना तुरंत। देखो इसमें फाइनल ये आएगा, ध्यान रखना, लेंस मेकर बोलते हैं इसको, लेंस मेकर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी नोट्सों में, मतलब ये डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस में आपको ज़्यादा करवाऊंगा नहीं, वो आप देख लेना वो, क्योंकि मैंने आपको टेस्ट ले लेके आपको डेरिवेशंस तो मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिए। फिर भी आपको विशेष तौर से अगर ये आप रिपीट कर रहे हो तो रिपीट करते समय आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग और लास्ट दोनों चीज़ें देखनी है आपको। अब देखो तरंगाग्र की परिभाषा, मतलब वो लोकस वाली प्रकाश के विवर्तन, मेलेस का नियम ध्यान रखना, मेलेस का नियम क्या होगा I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा। देखो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो डिफ्रैक्शन है, अरे एक इंटरफेरेंस है, विवर्तन और व्यतिकरण, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो क्या है विवर्तन है, एक व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण में तो देखो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि इसमें ऊर्जा वितरण मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन विवर्तन में ध्यान रखना कि सेंटर का क्या होगा ज्यादा, उसके बाद कम होता जाएगा। तो ये ध्यान रखना विवर्तन में सेंटर वाला ज्यादा होगा, और व्यतिकरण में क्या होगा, व्यतिकरण में सारे सेम होंगे, इसमें विवर्तन में क्या होगा ये वाला सेंटर वाला ज्यादा होगा, उसके बाद कंटिन्यू क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यतिकरण देखो व्यतिकरण में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है, क्या होती है मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होगा अंधकार, डार्कनेस। तो यहाँ क्या होगा कि जब भी देखो इसमें मिलती क्या है, दो रे मिलती है या दो वेव्स मिलती है, क्या मिलती है दो वेव्स मिलती है लाइट की। तो आप बोल सकते हो कि लाइट को लाइट में मिलाने पर भी क्या हो रही है इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है अंधकार हो रहा है या डार्कनेस हो रही है। तो वो कौन सी आपको फेनोमेना पूछ सकता है कि कौन सी वो घटना है जिसमें अंधकार उत्पन्न हो रहा है प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर, तो फिर वो क्या होगा व्यतिकरण आंसर होगा। ध्रुवण में आपको ध्यान रखना, जो प्रकाश की प्रकृति बताता है ना ये अनुप्रस्थ, वो कौन बताता है ये ध्रुवण ही बताता है, प्रकाश का ध्रुवण है ना वो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति बताता है, ये ध्यान रखना। और प्रकाश की तरंगों की प्रकृति कैसी होगी अनुप्रस्थ होगी। स्नेल का नियम आप जानते हो, ये दोनों चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा रखी है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। अभी एक तो देखो ये साफ साफ कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम होता है, सेंटर वाले की इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसमें सभी की जो सभी मैक्सिमम है उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, जो मिनिमम है उनकी इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी। और इसमें इसमें क्या होगा सोर्स सिंगल सोर्स होगा, उसी से अलग अलग सोर्स बनाएंगे S1 और मतलब, और इसमें क्या होंगे सोर्स दो होंगे S1 एंड S2। इसमें सोर्स क्या होगा एक होगा, इसमें सोर्स कितने होंगे दो। इंटरफेरेंस में सोर्स कितने होंगे दो होंगे, इसमें सोर्स कितना होगा एक ही होगा, है ना। डिफ्रैक्शन में सोर्स कितना होगा एक, इंटरफेरेंस में सोर्स कितने होंगे दो। फिर ये तो ध्यान ही रखना आपको फ्रिंज विड्थ, क्या याद रखनी है फ्रिंज विड्थ, क्या याद रखनी है बेटा फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ में ध्यान रखना कि डार्क की भी और ब्राइट की भी दोनों की सेम आएगी, दोनों की क्या आएगी इक्वल। यदि आपको डार्क की दे दे तो ब्राइट की भी वही होगी, और ब्राइट की दे दे तो डार्क की भी वही होगी। तो दोनों का क्या रखना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और होती क्या है लैम्डा डी अपॉन डी, और एक ये फॉर्मूला भी याद रखना एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। इसमें आपको बहुत ज्यादा बार क्या पूछा गया है लैम्डा, एक्स एन की वैल्यू भी दी है एन की वैल्यू भी दी है, दोनों इनकी वैल्यू दी है। डी क्या है डी है जो दोनों पर्दों के बीच की दूरी है वो डी है, और दोनों जो सोर्स थे उनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी, ये ध्यान रखना है।
सारी चीजें आपको देगा। बहुत ज्यादा बार लैम्डा पूछा गया, कम से कम 3 बार यहां से न्यूमेरिकल आया है, इसमें से इस फॉर्मूले से कम 3 बार न्यूमेरिकल आया है, तो इसका न्यूमेरिकल आप ध्यान रख लेना, इस बार भी आ सकता है। कम से कम 4 बार न्यूमेरिकल यहां से रिपीट हुआ है, सेम डिटो लगभग, बस थोड़ा डिजिट चेंज करके दिया है, तो हो सकता है इस बार भी यही न्यूमेरिकल आपसे पूछने के लिए वो दे दे आपको। अब आ जाओ, इसमें क्या है कि अंतक विरोध और फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी और इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है ईवी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रपोजनल होगी, प्रपोजनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन कहां से स्टार्ट होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी होगी कहां से, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दहली आवृत्ति उसके बाद। तो दहली आवृत्ति तक तो क्या रहेगा कि जो आपका ये जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या रहेगा, जीरो। कब तक, लैम्डा नोट तक मान लो चाहे न्यू नोट तक मान लो, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति। क्या होगी, दहली आवृत्ति तक तो जीरो रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा। और दहली आवृत्ति और वर्क फंक्शन में आप देखो तो ये रिलेशन होता है कि जिसकी ये दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो देखो इसकी जो न्यू नोट 1 लिख लें वो कम है, और न्यू नोट 2 क्या है, ज्यादा है। न्यू नोट पी लिख लो इसको, और इसको क्या लिख लो, क्यू। तो कौन से वाले की ज्यादा है, आप बोलोगे सर क्यू वाले की क्या है, ज्यादा है। तो क्यू वाले की क्या ज्यादा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी। अगर कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो याद रखना क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कि न्यू ज्यादा है तो लैम्डा कम हो जाएगा, या लैम्डा ज्यादा है तो न्यू क्या हो जाएगा, कम। तो आप बताओ यहाँ दो चीजें पूछ रहा है, एक तो आपको दहली तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो ये क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो गई। और वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखो वर्क फंक्शन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, क्यू की, तो वर्क फंक्शन तो ज्यादा किसका है, क्यू का है। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, पी की। ये ध्यान रखना। अभी बताया था कि वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। कितना हो जाए, जीरो। उस समय काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो। तो अपन एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, ईवी नोट के। ई का मान आप जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। वी नोट क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या निरोधी वेव बोल सकते हो इसको। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, देखो इसी इसी से पता चल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब यहाँ होगी लाइट, लाइट से आप क्या बना रहे हो, करंट बना रहे हो। लाइट से क्या बना रहे हो आप, करंट बना रहे हो। इसी को आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी धातु के लिए वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मैंने बताया था कार्यफलन। कार्यफलन मतलब दहली आवर्ती से बढ़ता है। दहली आवर्ती किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वही क्या है, आपका कार्य फलन है। अब ये पूछ रहा है 10⁴ इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रखना 12.27 अपॉन अंडर रूट वी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का। तो v का मान कितना दे रखा है, 10⁴। यहाँ से निकल के आएगी 10⁻², और 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगी 0. ये एंगस्ट्रॉन ध्यान रखना ना, 12.27 ये ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। अब कार्यफलन तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अंतक विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है आपको कि आपको वर्क फंक्शन दे दिया, क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन, और क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो अभी फॉर्मूला लिखा था क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू नोट। तो न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन एच। डब्लू की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 214 इलेक्ट ईवी में दे रखी है, ध्यान रखना 2.14 है। ई के अंदर दे रखा है तो ई का मान आप रख दो, ये रखना पड़ेगा। और इसकी जगह एच की जगह आपको क्या रखना है, 6.62 या 63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपके पास आए वो इसकी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। फिर आ जाओ आप, ये पी दे रखी है प्रति सेकंड। देखो पी बराबर याद रखना क्या होता है, डब्लू अपॉन टी। अब टी की वैल्यू तो एक ही दे दी, तो ये क्या हो गया, डब्लू। और डब्लू को आप क्या बोलते हो, एनर्जी। अब फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इतनी है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, तो देखो पी इक्वल टू ई हो गया,
और ई इक्वल टू, मान लो एक फोटोन की ऊर्जा अपन मान रहे हैं, छोटा ई मान लो, कुछ भी मान लो, तो एन की है, ये कितनी है, एन ई मान लो आप, एन इलेक्ट्रॉन है, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, एन ई हो गया। पी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 अपॉन एन का मान आप कितना रखोगे, 5 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगी। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। आगे बात समझ में। देखो बेटा क्या है कि यहाँ क्या है, एनर्जी ये बराबर हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी कितनी, कितने इलेक्ट्रॉनों की है, कितने फोटोनों की, इतने फोटोनों की है, तो एक फोटोन की निकालनी है, तो इतना का क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आइंस्टीन का, तो आइंस्टीन का आप ध्यान रखना कि टोटल जो एनर्जी आएगी वो होगी एच न्यू, उसमें से वर्क फंक्शन में जाएगी एच न्यू नॉट, बाकी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, इसी से बन रहा है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते ही हो, अगर की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो करंट भी बढ़ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल होगी तो सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ये लो जी भैया, आ जाओ 12वें चैप्टर में। अब देखो ये तो आपके अट गया है, तो थोड़ा इसको इग्नोर कर सकते हो आप। लाइमन वामन पाशन बेकरेट फुंड वाली है, लेकिन अब बट गया है। तो रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां, तो देखो इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे वर्ताकार कक्षाओं में, तो वर्ताकार कक्षाएं थोड़ी होती है, कैसी होती है, दीर्घ वर्ताकार होती है। पहली चीज तो यही कमी होगी। दूसरी, ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका था, है ना, ना ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा सका था। ऐसे ही इसमें भी कि ये केवल किसके लिए सत्य था, ये बोर मॉडल की भी होगी, बोर मॉडल की भी लिमिटेशन हो गई। तो ये किसको नहीं समझा पाया था, एक तो हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए, मतलब जिन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी के लिए सही था, बाकी सबके लिए क्या था, गलत था। और ये भी बाकी जो बड़े तत्व उनके लिए क्या नहीं कर पाया था, व्याख्या नहीं कर पाया था। अब आ जाओ न्यूनतम, देखो एनर्जी जो मैंने करवा रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करवा रखी है, मुक्त करवाना है तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में कर दो 13.6। बाकी फॉर्मूले से एन स्क्वायर अपॉन जेड से आप कर सकते हो, जेड अपॉन एन स्क्वायर से, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से आप कर सकते हो। बोर परमाणु इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक, मैंने आपको पहले दिन से समझा रखा है। यदि एनर्जी क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है मतलब आप उससे क्या हो रखे हो, बंद हो रखे हो, बंधे हुए हो, बद्ध हो, बाउंडेड हो। नेगेटिव का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, बस जहां जहां अट्रैक्शन है वहीं वहीं से आप बंधे हुए हो, और वहीं वहीं आपका नुकसान है। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये तो नोट्सों में मिल ही जाएगा, बोहर मॉडल की जो तीनों अभिकृतियां हैं, हाइपोथेसिस है, वो मैंने आपको बता रखी है तीनों। अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए आप, अब ये हट गया है तो कोई लोड नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। दो तीनों लिखवा रखी हैं, वो देख ही लेना आप। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि -13.6 गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संबंध आप देख लो कि गतिज ऊर्जा आती है 1/2 kZe², ये तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी -kZe² अपॉन आर, और टोटल जो एनर्जी है वो -1/2 kZe² अपॉन आर। अब एक चीज समझो आप कि ई की जो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में, बाकी के ई की प्लस में, इतना ही फर्क है। तो देखो इसकी कितनी है, -13.6 है, तो इसमें तो आपको केवल और केवल क्या करना है, माइनस की जगह क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि बाकी तो ये पूरा मैटर तो सेम ही है, बस यहाँ माइनस था, या माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा तो +13.6 हो जाएगा। और u का मान क्या है, सर ये आधा है पर ये पूरा एक है तो माइनस में, लेकिन पूरा एक है, मतलब इसका जस्ट क्या है, डबल। तो इसका कितना है, 13.6, और 13.6 को आप गुणा करके देख लेना, 27.2 के समथिंग आ जाएगा शायद, 14×2 2, हाँ 27.2 के आसपास आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या करना है, ये आधा था ये पूरा एक है, मतलब इसका जस्ट कितना गुना है, 2 गुना है। इसमें क्या है, केवल साइन चेंज हो रहा है, बाकी सेम है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अगली बार हो सकता है आपको ये दे दे तो ये पूछ ले, तो इसमें साइन चेंज हो रहा है क्या, हाँ साइन चेंज होगा सर, ये माइनस है तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, ये पूरा एक है तो इसको आधा करना पड़ेगा, और इसमें साइन चेंज नहीं करना, बस डायरेक्ट क्या करना है, आधा करना है। ये दे दे तो ये दे दे तो ये टोटल निकालने के लिए तो बस माइनस ही लगाना है, बाकी
इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा भी करना पड़ेगा और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ आप, ये भी आपको नोट्सों में मिल जाएगी, डी ब्रोगली सेकंड हाइपोथेसिस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये 1/3। हालांकि नोट्सों में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लेना। द्रव्यमान स्थिति, द्रव्यमान स्थिति मतलब मास की हानि। देखो टोटल क्या होता है उसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन वास्तविक जो रियल जो मास होता है वो क्या हो जाता है, कम रहता है। क्यों कम रहता है, उसका कारण भी आप समझो। उसका कारण ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है या न्यूक्लियॉन्स है, उनको बांध दे रखने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, और जो मास होता है वो एनर्जी की फॉर्म होता है, तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। अब मास कन्वर्ट हो गया तो मास क्या ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि मास लॉस कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कि वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में काम में आ रहा है। और आपसे पूछ सकता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है मतलब विखंडन और संलयन होता है, वहां ऊर्जा कहाँ से आती है, तो वो भी मास लॉस से आती है, क्योंकि वो जो मास है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। ये अभी बताया था, E बराबर एम सी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये अभी जो संबंध बताया था मैंने, वहां से आएगा डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वी निकालो, और वी क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब निकालोगे। आर क्यूब मतलब आर की जगह आप ये रखोगे, इसका क्यूब करोगे तो आर नोट का तो क्यूब हो ही जाएगा, और यहाँ 1/3 से क्यूब से ये कट जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर की डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी होती है एम अपॉन वी। एम की जगह आप क्या लिखोगे, एम की जगह आप लिखोगे, देखो न्यूक्लियंस कितने होते हैं, मास नंबर कितना होता है, ए, एक का मास अपन मानते हैं यू, तो ए यू मास हो गया, और ये वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3 पाई आर नोट का क्यूब, और ये ए से ए कट गया, तो ये भी फिक्स संख्या है, ये भी फिक्स संख्या है, तो सारी संख्याएं क्या हो गई, फिक्स आ गई। फिक्स आ गई, इसका मतलब ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ए तो कट ही गया। तो ये इसके अभिलक्षण देखो, 3 अभिलक्षण आप ध्यान रखो, तो ये इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, मतलब लघु प्रासी होता है। दूसरा, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है एफ ई, उससे भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन होता किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, सभी क्या होंगे, सेम होंगे। ये ध्यान रखना। फ्यूजन और फ्यूजन के एक एक एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ये लास्ट चैप्टर आ गया आपका 14। देखो एक मोस्ट चीज जो इसमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको एक तो इम्प्योरिटी ध्यान रखनी है ना, कि एन टाइप के में कौन सी आएगी और पी टाइप में कौन सी आएगी। तो एन टाइप की कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। एन टाइप की कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो 15वें वर्ग वाली आएगी। और पी टाइप का कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम कम होंगे जब 13वें वर्ग के आएंगे, क्योंकि 14वें वर्ग में तो आप मिला ही रहे हो। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ एक चीज और, अर्धचालकों में अगर कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए इनका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशियंट का मान क्या होगा, नेगेटिव, जबकि कंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी बैंड सिद्धांत जो आपको है, बैंड थ्योरी, वो मैंने आपको नोट्सों में करवा रखी है। पीएन जंक्शन मैंने आपको करवा रखी है। इसमें कुछ छूटा थोड़ी है, नहीं। अब आ जाओ, देखो ये रेक्टिफायर, देखो ये पूरी वेव जा रही है क्या, कौन सी निकल रही है, पूरी निकल रही है, मतलब रेक्टिफायर है, वो भी कौन सा है, फुल वेव है। कौन सा है, फुल वेव। अगर ये आधी निकलती तो मतलब जैसे ये वेव जा रही है आपकी और निकल रही है कौन सी है, केवल आधी निकल रही है, मतलब ऊपर ऐसे फिर बीच में फिर छूटा हुआ यहाँ बीच में आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाफ वेव हो जाएगा। और वही पूछेगा आपको हाफ वेव। भाई फुल वेव के लिए पूरी देगा, हाफ वेव के लिए हाफ, और वो उसको डिस्क्राइब करवाएगा, भाई इसको पूरा बताइए। भाई जैसे वाई का नाम भी लिखना है और फुल डिस्क्राइब भी इसको करना है। वही पीएन जंक्शन बाद वापस आ गया। बस इसमें ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन से, एक तो अर्धचालकों की टाइप है, कार्बनिक है, कार्बनिक है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना। और थोड़ा सा कि दाता मतलब डोनर, और एक कौन सी होगी, ग्राही। ये दोनों अशुद्धियाँ कौन कौन सी है, तो दाता कौन सा हो जाएगा, 15 वाला,
और ग्राही कौन सी हो जाएगी 13 वाली, क्योंकि 14 वाले में तो अपन क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। तो 13 वाला कौन सा है बैंगन आलू गाजर इंतेला। और दाता में कौन कौन सी हो जाएगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले देंगे, इसीलिए तो एन टाइप का है ये। एन टाइप के में कौन सी होगी दाता और पी टाइप के में कौन सी होगी ग्राही, ये ध्यान रखना। इन पे अगर क्या आपको चार्ज पूछ ले तो वैसे चार्ज क्या होता है इनके ऊपर 0, ये न्यूट्रल होते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या एन टाइप के और पी टाइप के वो क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। आ गई बात समझ में। तो लगभग 14 के 14 चैप्टर हो गए हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हो। अब थोड़ा सा अगर ये आप देखना चाहो तो मैं आपको यूनिट और डायमेंशंस थोड़ा सा 5 मिनट लगेगी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी भी आपको यूनिट निकालनी है तो उसका पहले फॉर्मूला लिख दो। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बता देता हूँ सिंपल सी आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है F एफ अपॉन क्यू नोट। इसकी क्या होगी न्यूटन और इसकी क्या होगी कूलाम या फिर न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। इसकी डायमेंशंस निकालो तो न्यूटन की ध्यान नहीं रखनी है, आपको याद ही रखनी है क्या होगी M1 L1 T-2। अब न्यूटन की ये होगी, अब इसी में रख दो आप तो M1 L1 T-2। एम्पियर क्या क्या होगी A1, सेकेंड की क्या होगी T1। तो ये नीचे है तो ये -2 है, ऊपर जाएगी -3, ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी M1 L1 ए ऊपर गया ये -1 और ये कितनी होगी -3, ये ध्यान रखना। और अगर ये आप देखना चाहो तो किसी की भी निकाल सकते हो, सिंपल सिंपल मैटर है। जैसे फ्लक्स की निकालना चाहो आप तो फ्लक्स की होगी ई डॉट ए से होगी, तो ई की तो अभी निकाल ही लिया आपने क्या होगी M1 L1 A-1 T-3 और एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर का मतलब L2, तो ये कितनी हो जाएगी L3। तो क्या हो जाएगा M1 L1 A-1 L3 हो गया L3 और T-3, तो ये हो जाएगी। सिंपल सा मैटर है, आप ध्यान रख लेना, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, आप चाहोगे तो आसानी से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने लगभग करवा दिए हैं। फिर भी आपको एक और सजेशन दूंगा कि साथ के साथ आप एक बार नोट्स पढ़ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत करना, आराम से फ्री होके आपको एग्ज़ाम देना है बिल्कुल चिल करते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, सारी चीज़ें आप टेस्ट करे हुए हो। बस डरना नहीं है, डर के आप गलतियां करोगे वही एग्जामिनर आपसे करवाता है। फ्लो में नहीं आना है, ना तो और कॉन्फिडेंस में जाना है, ना ही डरना है, क्योंकि डरने की कहाँ ज़रूरत है। आप सारी चीज़ें आप खुद देखोगे, पेपर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें अपन नोट टेस्टों में लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। आप चाहे से आके 16 तारीख वाले दिन शाम के मेरे से बात कर लेना कि सर हाँ सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे जो हम पहले करे हुए थे। लेकिन ये गलती मत करना सर आता था और गलत हो गया, सर कंफ्यूजन होके गलत हो गया, क्योंकि शायद क्वेश्चन को आप 4 बार पढ़ लो 5 बार पढ़ लो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको 2-3 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ दो, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, लगभग सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है। सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो टेस्टों में आए हुए हैं। फिर भी मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इनको साथ के साथ आप रिपीट करोगे, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो कोशिश करना आप साथ के साथ ही पढ़ने की। और मैं भी और कोई अगर कि मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको सूचना फिर यूट्यूब पे आके दे दूंगा। वैसे तो अब कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 साल से अपन मेहनत कर ही रहे हैं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप ये भी जानते हो। तो बस थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना और लगे रहो मेहनत में। अब एक दिन बचा है, एक दिन और दे दो, फिर 16 के दिन अपन वापस पेपर के साथ सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं। आप अपना पेपर लेके बैठ जाना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, उस हिसाब से आप अपने नंबर जोड़ लेना। जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।